हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर क्लास 12 के लिए हम लोग देखेंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है कैंसर। कैंसर को जानेंगे, कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, यह रोग कैसे फैलता है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ों को आज देखें। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा इस टॉपिक से, इसकी गारंटी है। तो अब आप सुने इस चैप्टर को ध्यान से। कैंसर को जानते हैं, कैंसर क्या है ना। तो कैंसर को ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये प्रायः होता क्या है, तो कैंसर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका विभाजन होती है, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, लगातार विकास होता है, वो एक नियंत्रित प्रक्रिया है। नियमित रूप से कोशिकाएं बनती है और सामान्य कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में सामान्य स्थिति में होता है। लेकिन कैंसर की स्थिति में क्या होती है कि कोशिका विभाजन अनियमित हो जाता है। खराब तरह की कोशिकाएं लगातार जो है तेजी से बनने लगती है और झुंड के झुंड बनती है। तो इस झुंड को ही क्या कहा जाता है, ट्यूमर या नियोप्लाज्म का नाम दिया गया है। कैंसर के बारे में बात हो रही है। तो ये जो कैंसर है, ट्यूमर है, ये दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो तरह के कैंसर होते हैं। बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान पर केंद्रित रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अनियमित रूप से वृद्धि नहीं करते हैं, जिसमें मस्सा और तिल आपका उदाहरण है। बेनाइन कैंसर से किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि ये वृद्धि ही नहीं करते, खराब कोशिकाओं का निर्माण ही नहीं करते हैं आगे। जबकि आपका मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो तेजी से वृद्धि करता है, सक्रिय रूप से ये शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचता है और उसको प्रभावित करता है। यही वास्तविक कैंसर कहलाता है। इसमें एक शब्द आपका है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी वास्तविक कैंसर की कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि होने की शक्ति आ जाए और वो लगातार शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता को रखे। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहा जाता है। ठीक है। ट्यूमर शरीर के किसी भी अंग के हिस्से में बन सकता है। स्वभाव से ये पीड़ा रहित होता है, जैसे कि मस्सा, तिल है। लेकिन हानिकारक ट्यूमर जो होते हैं वो तेजी से वृद्धि करते हैं और आसपास के ऊतकों में प्रवेश करके उसे भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, खराब तरह की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है ना। ये जो खराब तरह की कोशिकाएं बनती है, ये लसिका के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं और वहाँ पर उसको प्रभावित करते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है मेटास्टेसिस है। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, तो कैंसर के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। कैंसर कितने प्रकार का होता है इसे हम लोग समझते हैं। आपका जो कैंसर है वो शरीर के ऊतक के आधार पर इसको कई वर्गों में बांटा गया है। पहला एक सारकोमा कैंसर है। आपके संयोजी ऊतक में, हमारे संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर जो है वो क्या कहलाता है, तो सारकोमा कहलाता है। जैसे अस्थि आपका है, चर्बी है, कास्थि है, ये सब जो है सारकोमा में आते हैं। ये सिर्फ 1% तक ही होता है। दूसरा कैंसर जो है वो लिम्फोमा है ना। ये लसिका ऊतक में फैलने वाला कैंसर है। और अगला है कार्सिनोमा, आपके इपिथेलियल कोशिकाओं में, इपिथेलियल ऊतक में फैलने वाला है। ये शरीर के त्वचा में, शरीर के आंतरिक हिस्से, अंदर से बाहर, बाहर की ओर तथा बाहर से बाहर की ओर जो भी है अंदर से अंदर की ओर भी, माने तो इपिथेलियल कोशिका जहाँ रहेगी वहाँ ये फैलेगा। 85% तक ये कैंसर फैलता है। अगला कैंसर आपका लाइपोसा है, जो हमारे वसा ऊतक को प्रभावित करता है। अगला कैंसर ल्यूकेमिया है, इसको ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये बोन मैरो में बनने वाली कोशिकाओं को प्रभावित कर देता है। हम जानते हैं कि हमारी रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, वहीं ये प्रभावित करता है और हमारी खराब तरह की रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये खतरनाक है, इसका सुधार जो है थोड़ा मुश्किल है ना। सामान्यतः फिर से नए रक्त को चढ़ा करके रोगी की आयु को थोड़ा बहुत लंबा किया जा सकता है। ये कैंसर है। हम लोग देखते क्या है, तो 70% मनुष्य की आबादी जो है 60 वर्ष से जो अधिक होती है वो कैंसर से पीड़ित होते हैं। बच्चे जिनकी आयु 3 से 13 के बीच होती है वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। मृत्यु दर की बात करें तो औरतों की मृत्यु दर जो है पुरुष की तुलना में ज़्यादा होती है ना। देखा गया है, गणना किया गया है तो मालूम चला है
कि धूम्रपान, शराब पीना, प्रदूषित भोजन, विषाणु जैसे कारक के कारण भी कैंसर बढ़ता है। कैंसर का अगर विस्तार से अध्ययन किया गया है तो पता चला है कि सामान्य कोशिकाएं ही परिवर्तित होकर के कैंसरस कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो सामान्य कोशिकाओं में अनगिनत जेनेटिक परिवर्तन होते हैं, उस जेनेटिक परिवर्तन के कारण ही ये कैंसरस कोशिकाओं में बदल जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन सामान्य कोशिकाओं में होता है इसको ऑन्कोजेनेसिस कहते हैं, जिससे वो कैंसरस में बदल जाता है ना। तो ये परिवर्तन में बहुत सारे चीज़ें का उत्परिवर्तन कहाँ थे, उत्परिवर्तन विकिरण ला सकते हैं, कुछ रसायन ला सकते हैं, विषाणु ला सकते हैं, जिसके वजह से कैंसर जो है वो उत्पन्न होता है। अब इसी तरह से हम जानते हैं कैंसर के विकास में 2 जीनों का भी योगदान होता है ना। 2 जीन कौन कौन से हैं, तो एक आपका ऑन्कोजीन है, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन है। 2 जीन जो है वो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, है ना। दोनों जीन का अलग अलग महत्व है। पहला ऑन्कोजीन्स को समझे। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, कोई भी जीन या तो वायरस के द्वारा वाले हो सकते हैं या कोशिका, हमारे शरीर की कोशिकाएं परिवर्तित होकर के ही ऑन्कोजीन का निर्माण कर सकती है। जब किसी साधारण कोशिका को एक वार्ट यानी कि कैंसर बनाने वाली कोशिका में बदल दी, वैसे जीन जो सामान्य कोशिकाओं को वार्ट या कैंसर बनाने वाली कोशिकाओं में बदल दे, उस जीन को ही क्या कहा जाता है, ऑन्कोजीन कहा जाता है। ये सेलुलर जीन से बनते हैं। जिन कोशिकाओं में परिवर्तन से ऑन्कोजीन का निर्माण होता है उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स का निर्माण कैसे होता है, म्यूटेशन के द्वारा होता है। वायरल ऑन्कोजीन का निर्माण जो है प्रोटो ऑन्कोजीन से ही होगा। खास तौर से रिट्रोवायरस के परिवर्तन से ये होते हैं डीएनए ट्यूमर। सामान्य रूप से रिट्रोवायरस तो आप समझ रहे होंगे, आरएनए वाले वायरस को ही क्या कहा जाता है, रिट्रोवायरस कहा जाता है। सामान्य रूप से हमें पता चला है कि रिट्रोवायरस ही कैंसर उत्पन्न करते हैं। डीएनए वाले वायरस जो है वो अभी तक कैंसर उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। आगे जो है हम जानेंगे दूसरे जीन के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, ये ट्यूमर को दबाने वाले जीन होते हैं, है ना। कैसे जीन है ये, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को दबाने वाले जीन है। इस प्रकार के जीन्स जो है उसका काम क्या होता है, तो जीन या मस्सा बनने को ये रोकने का काम करते हैं। हमारे शरीर में अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैंसर पैदा होते हैं, है ना। ऐसी क्रिया में हमारे और ये जो ट्यूमर सप्रेसर का काम क्या है, ट्यूमर सप्रेसर का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका विभाजन को नियमित रखता है ना। और ट्यूमर सप्रेसर जीन के अभाव में लगातार जो है हमारा ये सेल अनियमित रूप से वृद्धि करेगा, लगातार खराब तरह की कोशिकाओं का ये क्या करेगा, निर्माण करता है ना। किसी प्रकार के मस्सा को बनने नहीं देगा ये ट्यूमर, इसका अभाव होगा तो ही मस्सा बनेगा। कैंसर बीमारी का जो अस्तित्व है दुनिया में, 30 वर्षीय एक व्यक्ति थे हेनरिएटा लॉक्स, है ना। इन्होंने सेल लाइन संवर्धन तकनीक का खोजा, है ना, जिसको हेला कहा जाता है। और ये खुद भी कैंसर से पीड़ित थे और इन्होंने अपने शरीर को कैंसर अध्ययन के लिए क्या कर दिया था, दान दे दिया था। लेकिन ये कुछ ही दिनों के बाद क्या हो गए थे, मर गए थे, है ना। कैंसर कोशिकाओं को अपनी खास विशेषताएं होती है और ये क्या होते हैं, अनियमितताएं, इनकी अनियमितताएं भी होती है। इनको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो आसानी से हम लोग माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर सकते हैं क्या क्या अनियमितताएं इन कैंसरस कोशिकाओं में हमें दिखाई देगी। तो ये कैंसरस कोशिकाओं में जो अनियमितताएं दिखाई देगी उसका चर्चा करना है। तो कैंसर कोशिकाएं अपने अपरिवर्तित कोशिका झिल्ली के साथ होती है। कभी कभी इनकी कोशिका झिल्ली के ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कैंसर कोशिकाएं साइटोप्लाज्म में कई तरह की रचनाओं को रखता है। जैसे मान लीजिए आपका गैस्ट्रिक कैंसर है तो उसमें म्यूकस दिखाई देगा। मेमरी ग्लैंड कैंसर है तो दूध का छोटा छोटा बूंद वहाँ दिखाई देगा। और थायराइड अगर ट्यूमर है तो उसमें कोलॉइड पदार्थ जमा पाए दिखाई देंगे, है ना। तो ये सब परिवर्तन होता है।
कभी कभी कैंसरस कोशिकाएं क्या हो जाती है, भच्छी नेचर की हो जाती है, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं के अंदर हमें ढेर सारा कोशिका का कचरा दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म में डिबैरिज दिखाई देगा। इस तरह की कोशिका जो कैंसरस हो गई है, कैंसरस कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया फूला हुआ होगा, है ना, और इसमें सामान्य रचनाओं का अभाव होगा। कोशिका की तेज़ी से वृद्धि होगी और यहाँ पर तेज़ी से वृद्धि होने की वजह से प्रोटीन निर्माण अधिक दिखाई देगा। प्रोटीन निर्माण की वजह से इन कोशिकाओं में हमें पॉलीराइबोसोम की मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी, है ना, और क्या, गोल्जी का इसका विस्तृत रूप में होगा, है ना। केंद्रक जो है इसका काफ़ी बड़ा होगा, और क्या, इसकी बाहरी दीवार कैसी होगी, अनियमित होगी। क्रोमेटिन कणिकाएं अनियमित रूप से इधर से उधर वितरित होगी। ये क्रोमेटिन कणिकाएं जो है प्रोटीन से धनी होती है। इसको कई नामों से जानते हैं, इंट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, पेरिक्रोमेटिन कहते हैं, है ना। तो ये सब है, अंतर हम देख सकते हैं। सामान्य कोशिका और कैंसरस कोशिकाओं में अंतर, साइटोलॉजी का अगर अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी के स्तर पर भी हमको दिखाई देता है। केंद्रक किस तरह की कोशिकाओं का कैसा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी को दिखाता है ना, बड़ा हो जाता है, अनियमित आकार का रहता है। केंद्रिका भी इसकी थोड़ी अलग तरह की हो जाती है, ठीक है। और क्या, तो मेटास्टेसिस तो लगा रहेगा, लगातार दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे ये। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके अन्य चीज़ों को, जैसे कैंसर के विषाणु कौन कौन से हैं। एक मिक्सो वायरस ग्रुप है ना, ये वायरस के ग्रुप के विषाणु आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को रखते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सहारा लेकर के कैंसर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ल्यूकेमिया मनुष्य में और मस्सा जो है पक्षी और चूहों में पैदा करने वाला है, ये कौन, मिक्सो वायरस ग्रुप। पोलियोमा जो है SV40 दूसरा वायरस है, ये भी कैंसर पैदा करता है। तो ये क्या करता है, सामान्य कोशिकाओं को परिवर्तित कर देगा। इसमें होता क्या है, पोलियोमा SV40 में 2 स्ट्रैंड वाला DNA पाया जाता है ना, और ये क्या करता है, हमारे शरीर के DNA से, मनुष्य के शरीर के DNA से जुड़ जाता है ये DNA, और ख़ास तरह से जुड़ने के बाद वृद्धि करेगा, है ना। हम जानते हैं कि वायरस का जीनोम जो है काफ़ी छोटा होता है, मात्र 5000 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और ये आसानी से हमारे शरीर में पहुंच करके तेज़ी से वृद्धि करते हैं, कैंसर का निर्माण करते हैं। सभी परिवर्तन को भी अगर हम लोग देखें तो कोशिका में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कोशिका कैंसर में, तो कोशिका विभाजन जो है अनियमित हो जाती है, यही सबसे खतरनाक स्थिति है, और इसी वजह से कैंसर इतना खतरनाक साबित होता है ना। लगातार खराब कोशिकाएं बनते रहेगी, हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। कैंसर के निर्माण के संबंध में उत्परिवर्तन भी के बारे में भी कहा गया है कि उत्परिवर्तन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। उत्परिवर्तन लाने वाले कारक कौन होते हैं, एक्सरे, रेडिएशन, ये सब के एक्सरे के प्रभाव में, रेडिएशन के प्रभाव में भी कैंसर जो है वो उत्पन्न हो सकता है ना। तो ये एक्सरे और मस्टर्ड गैस ये सब भी करते हैं, बाइसल्फान है, और भी बहुत सारे रसायन है जो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। हार्मोनल सिद्धांत, शरीर जैसे जैसे उम्र को पाता है, बढ़ता है, हमारा उम्र बढ़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। हार्मोन के संतुलन के बिगड़ने से भी क्या होते हैं, हमारे अंगों की क्रियाविधि प्रभावित हो जाती है, और क्या होता है, और ख़ास तौर से हमारे मेमोरी ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, और यूटेरस प्रभावित होता है। अब इस बीमारी का निदान कैसे होगा, इस रोग का निदान कैसे करेंगे, पहले डायग्नोस तो कर लें। डायग्नोस करने के लिए करना क्या होगा, तो हम लोग टिश्यू का स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी करेंगे, मैलिग्नेंट को कैंसरस जो भी पार्ट है उस टिश्यू का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में WBC का काउंट जो है वो चेंज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट किया जा सकता है, और क्या, तो शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर के जांच के लिए हम लोग एक्सरे, CT स्कैन, टोमोग्राफी, MRI तो जानते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आदि का व्यवहार कर सकते हैं। इसके अलावा मॉलिकुलर लेवल पर जांच के लिए काफ़ी, अगर निम्न स्तर पर शुरुआती स्टेज में कैंसर का अगर पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, PCR टेक्निक का यूज कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम लोग कैंसरस कोशिकाओं को निकाल करके एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो कैंसर के सिम्टम हमें पहले ही पता चल जाते हैं, है ना। तो पता चल जाता है तो इलाज में भी आसानी हो सकती है।
शुरुआती दौर पर हम लोग इलाज कर देंगे, है ना, जिससे कैंसर फैलने से बच जाएगा। इसके अलावा उपचार क्या है इसका, तो उपचार में आप सर्जरी के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। सर्जरी में क्या है, तो जो भी प्रभावित अंग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट करके हटा सकते हैं सर्जरी के द्वारा, है ना। प्रभावित अंग को काट करके हटा देंगे। हटाने के बाद क्या है कि कुछ कोशिका तो रह ही जाती है, तो जो कोशिकाएं कैंसरस है और बच गई है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको हटाने के लिए हम लोग रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। रेडिएशन से उन कोशिकाओं को जला दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को सावधानीपूर्वक किया जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित मात्रा में रेडिएशन को शरीर में पहुंचाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि खतरनाक प्रभाव दिखे, तो निश्चित समय में निश्चित मात्रा में रेडियोथेरेपी दिया जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ बहुत सारी है, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में क्या है, तो कई तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे एक तो है आपका अल्केलाइटिंग एजेंट, है ना। अल्केलाइटिंग एजेंट में क्या है, तो कुछ क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये क्षारीय पदार्थ करते क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर डीएनए के रिप्लिकेशन को रोक देते हैं। यानी नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए डीएनए का बनना जरूरी है, और अल्केलाइटिंग एजेंट हमारे शरीर में डीएनए बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। डीएनए कम बनेगा, नई कोशिकाएं कम बनेगी, कैंसर कम फैलेगा। इनमें किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं अल्केलाइटिंग एजेंट के रूप में, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बाइसल्फान का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरेम्बुसिल का प्रयोग कर सकते हैं, मल्फालान का प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स भी यूज करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो ये दवा क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर फोलेट मेटाबॉलिज्म को रोकता है। फोलेट क्या है, तो फोलेट की वजह से हमारे शरीर में क्या है, प्यूरिन और पायरामिडिन का संश्लेषण होता है, और प्यूरिन और पायरामिडिन डीएनए निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जब प्यूरिन पायरामिडिन के निर्माण को रोक देंगे तो डीएनए के निर्माण को भी रोक देंगे, मैंने नई कोशिकाओं का निर्माण रुक जाएगा। कौन सा एंटी मेटाबोलाइट्स यूज हो सकता है, तो मर्केप्टोप्यूरॉन है, फ्लोरोसिल है, इस सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन नामक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पादप एल्केलॉइड्स भी होते हैं जो कोशिकाओं के विभाजन को रोकते हैं, है ना। पादप एल्केलॉइड कोशिकाओं के विभाजन को रोक देंगे, जिससे ये स्पाइंडल फाइबर को बनना रोक देते हैं, कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो कैंसर थोड़ा बहुत घटेगा। इन सभी दवाओं के अलावा नाइट्रोसोरेज और कुछ सिंथेटिक यौगिक का प्रयोग, हाइड्रोक्सी यूरिया का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, जिससे कैंसर रुकता है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में तैयार किया हुआ स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, जो खास तरह की बीमारियों पर अटैक करके उसे खत्म करने का काम करता है। याद रखना है कि कैंसर का कोई भी वैक्सीन अभी नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि कैंसर जब फैलता है तो शरीर में काफ़ी दर्द होता है। शुरुआती दौर में अगर धीमा दर्द है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा दर्द बढ़ा, मध्यम दर्द है, तो इसके लिए हम लोग डीपीपॉन, है ना, डीपेपॉन है, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। अब दर्द काफ़ी उच्च हो गया तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए मॉर्फिन, डायमॉर्फिन का प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार दिया जाता है रोगी को। रोगी के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, है ना। और क्या, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमारे वीडियो को लगातार अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल से संपर्क बनाए रखने पड़ेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को दबाना है, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरा दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद, हम आपसे बने रहेंगे।